Chapter 17, preparing basic financial statements. Now, basic financial statements prepare करते टाइम हम लोग को क्या होगा ना, पता है, वो लोग ना ट्रायल बैलेंस देंगे. Now, whatever journal entries we make during our Yeah. financial year, they get reflected in our trial balance. And from that trial balance, first we have to impose or post everything to P&L. जो भी P&L के आइटम्स रहते हैं वो अपन P&L में डालेंगे, और उसके Hmm. बाद प्रॉफिट जो होता है P&L का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारे क्या बोलते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन पे, बैलेंस शीट पे. ठीक है ना. फिर वो कहाँ पे जाएगा, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा. फिर वो जो प्रॉफिट हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा तो फिर हम उसके बाद हम बाकी के सारी चीजें एसेट और लायबिलिटी साइड में पोस्ट करेंगे. ठीक है. नाउ दे विल नॉट गिव अस सच अ सिंपल सम ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देन विल टेल अस कि अरे डाल दो इन सब चीजों को पीएनएल एंड इसमें मतलब बैलेंस शीट में. दे विल गिव अस एडजस्टमेंट्स आल्सो कई बार. सो वी हैव टू सॉल्व दोस एडजस्टमेंट्स एज वेल एज पर देयर पर्टिकुलर आईएएस स्टैंडर्ड्स. ठीक है ना. चलो. नाउ so the thing that you were मतलब वो telling me कि have you read this chapter or not? Hmm. Before reading this chapter we need to be sure about whether we know other chapters well enough. अगर हमको बाकी के चैप्टर्स के बारे में उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है ना, फिर अपन ये चैप्टर अच्छे से Hmm. नहीं कर पाएंगे. ऐसा है. अभी आगे बढ़ते हैं. Right. प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अभी ये बस इन्होंने देखो ये सारा उन्होंने डेटा दिया हुआ है. जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना वो तेरे को आईएएस 1 के हिसाब से करना रहता है. ठीक है. नाउ दे विल What is IS1? इज इट्स अ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग I know it's a standard. Do you remember what it is? गोइंग कंसर्न इश्यूज को लेके रहता है. नहीं, इट इज मतलब उसका नाम पूछ रही है तू. No, like what does IAS state? Like हाँ. pura हाँ, one. ओके. सो उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आईएएस 1 का ये मतलब होता है कि हमको कौन से लॉज को फॉलो करके मतलब Hmm. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए. और तो और हमें कौन से मतलब वो डिस्क्लोजर नोट्स, कौन से वर्किंग नोट्स देने हैं वो सब भी. एंड वेदर इट इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट. गोइंग कंसर्न मतलब है कि आपकी वो आगे चल के मतलब कंपनी बंद तो नहीं होने वाली ना अगले 12 महीनों में वो. सो दैट इज आईएएस 1. ठीक है. Hmm. अ, अगर कंपनी नॉर्मल चलने वाली है तो अपन गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे. लेकिन अगर कंपनी हमको ऐसा लगता है कि अगले 12 महीनों में बंद होने वाली है, फिर अपन ब्रेकअप बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. I don't think ये इसमें breakup braces हाँ, है. नहीं है इसमें नहीं है. एसबीआर तक नहीं है. ठीक है. मैं अभी braces बोल ली just. यार ठीक है Sorry. दैट्स फाइन. अच्छा. Yeah. एंड वन मोर थिंग. सी, Yeah. आई हैड टोल्ड यू दिस वन थिंग बट यू हैड सेड कि ये चीज हमको अब तक आई नहीं है. ये देख, IAS 10 Hmm. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. तो ये चीज आना जरूरी है. क्यों बताऊं क्या. जब 12 महीने खत्म हो जाते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ 12 महीने नहीं एक होते. सेकेंड. हाँ, ओके ओके, टेक 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 योर टाइम. खतवैस. सर सेइंग कि हमारे पास सिर्फ 12 महीने नहीं होते. ठीक है. हम्म. हमारे पास 12 महीनों से आगे का भी पीरियड होता है. हमारे पास हम्म. हम कब प्रिपेयर करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल इंडिया के हिसाब से मैं बताता हूँ. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. ठीक है. 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक. अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जब हम प्रिपेयर करते हैं या जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ना बैंक स्टेटमेंट्स के या फिर एडजस्टमेंट्स के वगैरह, तो वो हमें हम्म. 31 मार्च तक के ही करने हैं. लेकिन लेकिन हमें बाद में अगले 3 महीने दिए जाते हैं बिकॉज हम्म. दो अवर फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 मार्च, बट अवर डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 31 जुलाई. तो यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि तुम और 3-4 महीने ले लो मतलब वो रिटर्न्स फाइल करने के लिए, अपना प्रिपेयर करने के लिए वगैरह वगैरह. ठीक है. सो दैट्स हम्म. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अभी इन 3-4 महीनों के बीच में कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल योर रिसीवेबल्स माइट पे यू द मनी. नाउ व्हेन योर रिसीवेबल्स विल पे यू द मनी, you will make an adjustment for the same, right? So now when हम्म. you will adjustment for the same, you have to remove that receivables and show it as cash received. अब ये दिखाने के बाद तेरे को टैक्स मतलब पेबल आएगा, है ना. मतलब सो दैट्स हाउ इट गोज एक्चुअली.
नहीं, टैक्स पेबल नहीं आएगा, बिकॉज उन्हें वहां पे सेल्स ऑलरेडी अगर दिखाए रहेंगे तो टैक्स नहीं आएगा, बट इट विल इंक्रीज योर कैश बैलेंस, ऐसा। सो दैट्स व्हाट, कि अगले के 3-4 महीनों के अंदर तेरे को ये देखना है कि वेदर दीज एडजस्टमेंट्स आर एडजस्टिंग Hmm. इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सो वी विल क्रॉस द लेन व्हेन इट Okay. कम्स। अभी द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द लेजर अकाउंट्स, तो ये अपने पास ऑलरेडी करके दिया रहेगा, मुझे लगता है ये 3 चीजें अपने को करके दी रहेंगी, हमको यहाँ से करना होता है। एफआर में तो हमको डायरेक्टली यहाँ से करने को बोलते थे, ईयर एंड एडजस्टमेंट मेड एंड अकाउंट एंड लेजर अकाउंट क्लोज्ड ऑफ, ट्रायल बैलेंस यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा। ठीक है ना। अभी Hmm. adjustments in the initial trial balance. Abhi, as well as adjusting the trial balance figures for any errors identified, there are also a number of common adjustments made at the end of the accounting period. These include, हाँ अभी ये है ना कॉमन एडजस्टमेंट्स है। सो ये बेसिकली ये तेरे को ये दर्शाना चाहते हैं कि ये चीजें आने ही वाली है एडजस्टमेंट्स में। कौन कौन सी है वो? क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्रूअल प्रीपेमेंट्स, irrecoverable debts, allowances, for receivables, income tax, provision for contingent liabilities, sorry, provisions and contingent liabilities and events after the reporting date। ठीक है। अभी Hmm. शायद इवेंट्स आफ्टर आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट तूने अब तक किया नहीं है, वो अपन करते हैं बाद में। ठीक है। एक सेकंड. हाँ हाँ, ठीक है। Yeah, okay. ये कौन है? So what they have told you here is common accounting adjustments recap। So जितने भी तूने हाँ. अगर चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए, विच आई नो कि तूने नहीं किए, सो दिस इज द थिंग विच यू कैन डू। दे हैव गिवन यू दिस एडजस्टमेंट का शीट, इसको है ना प्रिंट आउट ले ले, फोटो ले ले, या इसको कहीं पे लिख दे। बट ये शीट तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे को लिटरली ये जर्नल एंट्रीज ही वहां पे अप्लाई करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां पे तेरे को छापनी है, मैं क्या बोलता हूँ, तेरे को अप्लाई करनी है। इवन इन एफआर तेरे को ये चीजें अप्लाई करनी है। ओके. है ना। अभी आते हैं। Yeah. देख, अब तू मेरे को पूछ रही थी IAS 1 क्या है। देख, IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर चलता है। एक रेगुलेशन है कि Hmm. हमको ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन, P&L, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये तेरे लिए थोड़ा सा नया रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, है ना। Hmm. सो दिस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स हाउ मच कैश डज द कंपनी करंटली हैव। ठीक है। Hmm. प्रॉफिट इज नॉट कैश, Yeah. profit is not cash, profit is the income that you have earned, cash is the physical cash that you currently have in your bank and ये account। अभी इस कैश फ्लो के अंदर क्या क्या नहीं आता, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है। Hmm. अभी दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई थिंक जब हमने कंसोलिडेशन का थोड़ा सा पार्ट किया था, तेरे को अभी ये फाइनेंशियल पोजीशन का Hmm. स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा ना। इसको मैं नहीं समझा था अभी, है ना। दिस इज जस्ट द परफॉर्मा, हाउ व्हाट यू हैव टू क्रिएट इन FR एंड FA में अगर वो पूछेंगे तो। ठीक है। Yeah. फिर आता है करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ व्हाट आर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज? Current assets and current liabilities are the assets and liabilities that are going to incur in the next 12 months itself। ये चीजें यूजुअली ट्रेडिंग के लिए हेल्ड की जाती है। जैसे कि हमारे इसमें कैश है, बराबर है, तो अभी वो कैश Hmm. हम लोग कभी ना कभी यूज करने ही वाले हैं। तो वो चीज हमारी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए है। ठीक है। अगली बात, वो हमारे अगले 12 महीनों में यूज होने वाली है ना। कहाँ यूज होने वाली है शायद हमको नहीं पता, लेकिन वो यूज होने वाली है। इवन वो रिसीवेबल्स, हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि रिसीवेबल्स हमें अगले कुछ टाइम में पेमेंट करके ही देंगे। कोई भी अपने रिसीवेबल्स को ऐसे 10-15 महीनों के लिए नहीं देता क्रेडिट पे गुड्स। वो हमेशा अपने लाइक 3-4 महीनों के इसके ऊपर ही देते हैं। ठीक है ना। Hmm. फिर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, तो बेसिकली दीज आर ऑल लाइक द लिक्विड थिंग्स। ठीक है। अभी तू ऐसी सर ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट, इट इज द सेम थिंग बट फ्रॉम द लायबिलिटी पर्सपेक्टिव। Yeah.
ठीक है। अभी करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, a liability should be classified as a current liability if it is expected to be settled in the normal course of enterprise's operating cycle। ठीक है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, अगेन ये भी सेम चीज है। अभी अभी हम लोग यहाँ पे 12 महीनों की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करना था। अभी इस केस में लोग हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे, हमारे सप्लायर्स, सॉरी, हम लोग रिसीवेबल्स की जब बात करते हैं हम बोलते हैं कि ये लोग हमें हमें 12 महीने के अंदर देंगे। अभी पेएबल्स के केस में या करंट लायबिलिटीज के केस में हम लोग हमारे सप्लायर्स को 12 महीने के Hmm. अंदर पेमेंट करेंगे, ऐसा सीन होगा। Yeah. Company does not Okay. have an unconditional right to defer the settlement for at least 12 months after the statement of financial position date। ठीक है। अभी ये है पीएनएल का परफॉर्मा। दिस इज द सेम थिंग। अभी ये पीएनएल और ये देखिए पीएनएल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये हमारा एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का रहता है, जिसके अंदर हम लोग हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली Hmm. चीजें डालते हैं। Hmm. ठीक है। अभी रिवैल्यूएशन सरप्लस या फिर वो वाला, बेसिकली रिवैल्यूएशन सरप्लस इज समथिंग विच इज लाइक अ इनविजिबल प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न्ड बाय द कंपनी। ये एक्चुअली Yeah. प्रॉफिट नहीं रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इनविजिबल वैल्यू एड अप करता है, जैसे कि एसेट वैल्यू बढ़ गई है रिवैल्यूएशन के टाइम पे या रिवैल्यूअर को बुलाने के बाद, बेसिकली दिस इन इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। ठीक है। Okay. आइटम्स रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर, अभी ये इसके अंदर क्या क्या आता है, एक एक बार जरा पढ़ के देख ये सब। Certain items need to be separately disclosed on the face of the statement of profit or loss, or else disclosed in the notes to the financial statements so that they are clearly visible to the users of the financial statements. The main items requiring such treatment as significant one of transactions or events, they need to be disclosed because they are not part of the normal trading activity of the business and could significantly distort and reported profits or losses for the year. They include restructuring or reorganization of the company, profits or losses on disposal of property, plant and equipment, and impairments of inventory, property, plant, and equipment. All such items should be included on their own separate line in the statement of profit or loss. तो बेसिकली क्या हो जाता है ना, ये सारी चीजें आती हैं, दीज ऑल द आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बट दे नीड टू बी सेपरेटली शोन। वरना क्या हो जाता है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर तीन चार चीजें भी दिखा सकते हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, इन सब चीजों को अलग अलग दिखाना चाहिए, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ओके। अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, तो देखो मैं ये मैं इसको हमेशा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ किसी को भी, कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो भी आता है ना, वो सारी की सारी चीजें हमारी लायबिलिटी साइड में ही जाती है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के। सो इफ यू सी हियर देयर इज शेयर कैपिटल, राइट। सो शेयर कैपिटल का ये जो टोटल है ना, ये पूरा टोटल, ये तेरे लायबिलिटी साइड में जाएगा एज इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर शेयर प्रीमियम में भी सेम, और एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल बी शोन। ठीक है। अभी जो भी एडजस्टमेंट्स तेरे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन सब चीजों में होंगे, एनसीआई में होंगे, ये सारी चीजें तेरे को Hmm. यहाँ पे अलग से शो करनी है कि भाई आखिर हाउ आर दे और मतलब मूविंग टुगेदर, ऐसा। डिविडेंड्स, दे आर माइनस्ड इट फ्रॉम द टोटल, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट यहाँ पे तेरे को एड बैक करना है, ताकि तेरे को टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स मिले। ठीक है। दैट्स हाउ दे हैव मतलब डन हियर। रिवैल्यूएशन सरप्लस, देख अगर कोई बैलेंस होगा ना रिवैल्यूएशन सरप्लस का, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी शो किया होगा, किसी का भी ओपनिंग बैलेंस, दिस लाइन इज completely द ओपनिंग बैलेंस, एंड दीज आर Hmm. ऑल द थिंग्स, अदर थिंग्स विच गेट इंक्लूडेड इन इट। टोटल कॉलम को भूल जा, टोटल इज जस्ट टोटल और कुछ नहीं। ठीक है। अभी
एक्चुअली इस लाइन का मेरे साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, दिस एंटायर थिंग इज जस्ट शिटी। दिस जो ऐसी लाइन है ना, दो वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अभी डिस्क्लोजर नोट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी दीज डिस्क्लोजर नोट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार क्या हो जाता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दोज इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टर्स और आर नॉट द इन्वेस्टर्स हु हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लाइक उन लोग को सिर्फ पीएनएल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के नहीं नहीं आता समझ में। तो उन लोग को Hmm. अलग अलग डिस्क्लोजर नोट्स भी देखने रहते हैं, कि भाई आखिर कंपनी ने क्या 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 आखिर बोलना चाहती है, एंड दे शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। सो आई टेल यू टू रीड दिस यहाँ तक। But Disclosure notes are required for a variety of reasons, including to explain the accounting policies used in preparing the accounts, to explain the movement between the opening and closing balances of the major statement of financial position items, to show how certain balances are calculated, and to provide further detailed explanation to users of the financial statements as necessary for the accounts to be understandable to the users. ठीक है, सो दिस इज जस्ट नॉर्मल वो डिस्क्लोजर नोट्स के रीजंस हुए है कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द एग्जाम। हाँ, अभी यहाँ से अपने सम्स चालू होते हैं विच इज द मेन पार्ट। सो शुड वी डू दिस इलिस्ट्रेशन वन? उधर ऊपर क्या लिखा था? फॉर दिस एग्जाम यू डोंट नीड टू डू व्हाट? हाँ, फॉर दिस एग्जाम यू डोंट नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, मतलब इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की।